अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने जो है वो चैप्टर नंबर 18वें का इंट्रोडक्शन पहले लिया था। आज हम 18 चैप्टर का इंटर क्लास की जो है वो फिजिक्स का 18 चैप्टर का हम पहला टॉपिक ले रहे हैं 8.1, जो कि है स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। कि हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम जो है किसने स्टडी किया या फिर उसको हम जो है वो किस तरह डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम आते हैं यहाँ पे इस फिगर के ऊपर कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है, जिस तरह हमने दो टाइप पढ़े थे स्पेक्ट्रम के, एक हमारे पास था इमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रा और दूसरा था एब्जॉर्प्शन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं इमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रा को, कि इमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो किस तरह वर्क करता है या फिर उसको हम किस तरह यूज करते हैं। तो ये मैंने एक सिंपल जो है वो एटॉमिक या हाइड्रोजन का एक एटम लिया हुआ है। इधर हाइड्रोजन का एटम है जिसके अंदर हमारे पास, अब ये देखें, ये 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है। इधर क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये पहला इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा हम बेसिक से ले रहे हैं, उसी जो है वो इमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में भी हम देख रहे हैं इधर, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो हाइड्रोजन का एटम है जिसमें हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जैसे ही कोई लाइट हिट करती है, जैसे कोई फोटॉन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो स्ट्राइक करती है, तो उससे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके अपर शेल के अंदर चला जाता है, आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसके अंदर चला जाता है। तो अभी इसी शेल के अंदर ये ज्यादा देर रुकने वाला नहीं है। ये यहाँ पे करीब जो है वो 10⁻⁸ सेकंड जो है वो इधर रुकता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये दोबारा वापस जो है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे 2 स्टेट्स हो गए। पहला, इसको हम जो है वो इस शेल को, इस लेवल को ग्राउंड लेवल या ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, और ये दूसरी जो है वो हमारे पास क्या है, ये है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे ही जो है वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है तो वहां पे उसका लाइफ टाइम जो है वो कितना होता है, 10⁻⁸ सेकेंड। उसके बाद इतना टाइम रुकने के बाद ये इलेक्ट्रॉन दोबारा वापस आता है। अब जब वापस आता है सेम ऑर्बिट के अंदर, ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो फिर ये एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट इमिट करता है, या फिर ऐसा कह लें कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो यहाँ से इमिट होती है, क्योंकि इसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी। अब देखें, पहले जो है वो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फिर दोबारा जब वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो उसी एनर्जी को रिलीज कर देता है। किसकी फॉर्म में, फोटॉन की फॉर्म में इस तरह जो है वो रिलीज करता है। तो इस तरह ये बन जाती है इमिटेड लाइट। पहले हमने जो है वो लाइट एब्जॉर्प्शन एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर जो ली थी वो कौन सी लाइट थी, वो यहाँ से जो लाइट आ रही थी वो थी ट्रांसमिटेड लाइट। अब देखिए यहाँ पे हम एक एटम की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कई सारे हजारों या सैकड़ों एटम्स होते हैं, वहां से लाइट इमिट होती है। एक लाइट होती है एब्जॉर्प्शन वाली, यानी कि लाइट जो क्रॉस हो जाती है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कोई हाइड्रोजन या कोई भी जो है वो हमारे पास गैस का सिलेंडर है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी गैस अवेलेबल है, ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें। अब इधर से अगर हम कोई लाइट इसमें से पास करवाते हैं तो अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं। क्या कि ये लाइट रेज जो है हो सकता है किसी एटम के साथ टकरा जाए, या फिर हो सकता है कि ये सीधे जो है वो ट्रांसमिट हो जाए। तो एब्जॉर्प्शन एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर हमने जो पढ़ा था वो लाइट ट्रांसमिट हो गई थी, उसी लाइट की हम बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर इमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करें तो यहाँ पे जो लाइट एब्जॉर्ब होती है, जो लाइट हिट करती है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, स्ट्राइक करती है, हम उसी लाइट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो ये जैसे ही लाइट स्ट्राइक करती है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, फिर दोबारा वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, तो एक सर्टेन वेवलेंथ के साथ फोटॉन जो होता है उसको रिलीज करता है। अब यही फोटॉन, अब एक फोटॉन तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, जैसा हमने अभी बात की कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे या बहुत सारे एटम्स होंगे, तो उन सबकी जो है वो फोटॉन्स इस तरह रिलीज होते हैं। अब वही फोटॉन्स या वही जो है वो लाइट, कौन सी, इमिटेड लाइट, जब हम प्रिज्म में से क्रॉस करवाते हैं, when this light passes through this prism, उसके बाद क्या होता है कि ये प्रिज्म में से डिस्पर्स होके फोटोग्राफिक प्लेट, अब ये हमने यहाँ पे कोई फोटोग्राफिक प्लेट या फिर इसको हम स्क्रीन कह लें, इसके ऊपर हिट करती है तो यहाँ पे हमारे पास बन जाता है एक स्पेक्ट्रम, एक हमारे पास बैंड बन जाते हैं कुछ, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। तो इस तरह हमारे पास ये एक स्पेक्ट्रम बन जाता है।
अब यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम का जो मेन मकसद है, यहाँ पे हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे, ये जो लाइट्स या फिर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये फोटॉन्स हैं या जो भी इमिटेड लाइट है, अब इस लाइट की वेवलेंथ जो है वो कितनी होगी या फिर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसकी हम स्टडी कर रहे हैं इधर। तो उस फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए सबसे पहले जो है वो इसकी स्टडी की थी बाल्मर ने, जिसका पूरा नाम जो है वो जॉन्स जैकब बाल्मर है। तो उन्होंने जो है वो सबसे पहले इस जो है वो पूरे सिस्टम की या फिर स्पेक्ट्रम की स्टडी की कि इस जो लाइट की वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी या फिर फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी होगी। तो यहाँ पे जो बाल्मर ने अपना फार्मूला दिया, अपनी एक सीरीज़ दी है जो कि हम बात कर रहे हैं, जैसे कि इस लाइट की वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए बाल्मर ने जो है वो इस लाइट की वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए ये हमारे पास जो है वो उसका एक फार्मूला है जो कि बाल्मर ने 1884 में दिया था। 1/λ इज इक्वल टू r, ब्रैकेट में क्या है 1/2² - 1/n²। अब यहाँ पे इस फार्मूले का जो मतलब है वो मतलब क्या है, ये बाल्मर ने 1884 में जो फार्मूला दिया। अब यहाँ पे जो है वो n क्या है, नंबर ऑफ़ शेल के, कोई भी नंबर ऑफ़ शेल। अब इस फार्मूले को स्टडी करने के लिए हम अगर इस फिगर पे आएँ तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक हाइड्रोजन का मान लीजिए कि कोई एटम है जिसमें ये न्यूक्लियस है। अब हमारे पास जो अनलिमिटेड शेल्स हैं, फर्स्ट शेल n जो है वो नंबर ऑफ़ शेल को डिनोट कर रहा है, n = 1, n = 2, इस तरह हमारे पास एक सीरीज़ बनी हुई है शेल्स की। तो ये हमारे पास छठा शेल है। इस तरह हमारे पास इनफाइनेट जो है वो शेल्स हैं, इसलिए हमने n = इन्फिनिटी जो है वो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इस फार्मूले का मतलब जो है बाल्मर सीरीज़ के मुताबिक अगर हमने किसी जो है वेवलेंथ को फाइंड करना है, किसी रेडिएशन की वेवलेंथ को, इमिटेड रेडिएशंस जो आ रहे हैं उनकी वेवलेंथ को अगर फाइंड करना है, अब वो इमिटेड रेडिएशंस यहाँ से फिर से याद दिलाता चलूँ कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, एक फोटॉन रिलीज़ करता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर लाइट वेव भी कह सकते हैं। तो ये इमिटेड लाइट जो है इसकी वेवलेंथ को फाइंड करना है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास शेल है, अब ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, तो बाल्मर ने जो फाइंड किया वो क्या जो है वो क्या फाइंड किया कि मान लीजिए कि मिसाल के तौर पे तीसरे शेल में से, अब देखिए ये हमारे पास वैल्यू फिक्स है, ये कौन सी वैल्यू है 2² जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 2 क्या है, ये दूसरा शेल है, ठीक है। अब ये n क्या है, n कोई भी शेल, अब ये दूसरा शेल, इसका मतलब हुआ कि किसी भी ऑर्बिट से या किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन जो आता है वो दूसरे शेल तक अगर आता है तो वो एक लाइट जो है वो ऐसा समझें कि एमिट करता है। अब उसकी वेवलेंथ फाइंड करने के लिए फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला सिर्फ हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, अकॉर्डिंग टू बाल्मर, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में जो है वो फॉल होता है, किसी भी शेल से दूसरे शेल में आता है। अब अगर ये देखें थर्ड शेल से सेकंड शेल में आया, अब थर्ड शेल से सेकंड में आया, ये सेकंड तो वैल्यू फिक्स है। अब अगर थर्ड शेल से आ रहा है तो n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, अगर चौथे शेल से आ रहा है तो n की वैल्यू 4 पुट करेंगे, अगर जो है वो पाँचवें शेल से आ रहा है तो n की वैल्यू 5 पुट करेंगे। तो इस तरह जिस भी जो है वो शेल से ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस सेकंड शेल के अंदर, तो वहाँ पे n की वैल्यू हम वही पुट करेंगे जिस शेल से वो इलेक्ट्रॉन फॉल डाउन हो रहा है। कौन सी स्टेट में, ये दूसरा शेल जो है वो इसी स्टेट के अंदर अगर वो फॉल डाउन हो रहा है तो वहाँ पे जो है वो हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, फिर से जो है वो रिपीट करता हूँ, n की वैल्यू हमारे पास क्या है कि जिस शेल से वो इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है ग्राउंड स्टेट में या फिर जो है वो दूसरे शेल के अंदर जो है वो हम कह लें अकॉर्डिंग टू बाल्मर, अगर थर्ड से आ रहा है तो n की वैल्यू 3 है, अगर फिफ्थ से आ रहा है तो n की वैल्यू 5 है। इस तरह किसी भी अगर मान लीजिए कि किसी भी जो है वो शेल से आ रहा है तो n की वैल्यू हम वो पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू बाल्मर। लेकिन यहाँ पे जो है वो सिर्फ हमें एक सीरीज़ मिली जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं बाल्मर सीरीज़। अब एक और पॉइंट ध्यान में रखें, अब देखें यहाँ पे अगर इस जो है वो शेल से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, अब दूसरे शेल के अंदर आ रहा है तो यहाँ पे जो है वो हमें एक वेवलेंथ मिलेगी। अब इसकी वेवलेंथ फाइंड करने के लिए ये हमारे पास फार्मूला है। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पे एक और जो है वो साइंटिस्ट जिन्होंने
अब देखिए यहाँ पे जो है वो फार्मूला वही सेम है इधर भी, लेकिन यहाँ पे बाल्मर ने क्या किया कि ये वाली वैल्यू जो है वो फिक्स रखी है कि कहीं से भी जो है वो इलेक्ट्रॉन नीचे आए, लेकिन कहाँ पे आए, सिर्फ दूसरे शेल के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक और साइंटिस्ट थे रायबर्ग, इन्होंने अपना जो है वो फार्मूला दिया हुआ है। अब देखें फार्मूला वही सेम है जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया, वही सेम फार्मूला इधर भी है, जिन्होंने 1888 में जो है वो ये फार्मूला दिया। अब इस फार्मूले के अंदर इन्होंने जो चीज़ ऐसा समझें कि जिस चीज़ को मेंशन किया है वो क्या है कि इस P की वैल्यू फिक्स नहीं है। यहाँ पे जो है वो P कितना था, 2 था अकॉर्डिंग टू बाल्मर, लेकिन रायबर्ग ने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि P जो है वो 2 के बराबर हो, P की वैल्यू जो है वो कोई भी हो सकती है। अब वो क्या वैल्यू हो सकती है, इस तरह R की वैल्यू भी जो है वो रायबर्ग ने फाइंड की, जिसको हम रायबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे R की वैल्यू कितनी जो है वो दी हुई है, जो कि हम कैलकुलेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। आगे हमारे पास बॉस मॉडल के अंदर इसका पूरा डिटेल है, पूरी डेरिवेशन है इस फार्मूले की, जहाँ पे R की वैल्यू को भी हम फाइंड करने वाले हैं। तो R की वैल्यू कितनी है, 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर। तो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है R यानी कि रायबर्ग कांस्टेंट की। अच्छा, उसके बाद इस फार्मूले के मुताबिक, अब इस फार्मूले के मुताबिक जैसा कि रायबर्ग ने बताया कि किसी भी जो है वो शेल से इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल तक आ सकता है। पहले जो बाल्मर ने बताया कि सिर्फ दूसरे शेल तक आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो रायबर्ग ने बताया कि किसी भी स्टेट तक जो है वो नीचे इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अब कौन सी स्टेट तक आएगा, किस जो है वो शेल तक आएगा, वो डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर, या फिर और भी कई सारे टर्म्स हो सकते हैं। अब इनके मुताबिक, इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास कुछ और सीरीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिनको हम थोड़ा जो है वो डिटेल में देखते हैं कि और कौन कौन सी सीरीज़ हैं जो कि इस फार्मूला को फॉलो करती हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कुछ सीरीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, जैसा कि लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पास्चन सीरीज़, ब्रैकेट एंड पीफन। तो ये 5 सीरीज़ जो है वो अवेलेबल हैं इस फार्मूले के मुताबिक। जैसा कि रायबर्ग फार्मूला जो है वो, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, इसके अंदर हमने पढ़ा है कि किसी भी जो है वो शेल से नीचे वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो उस तरह जो है वो एक फोटॉन इमिट होता है या फिर एक लाइट इमिट होती है। तो उस लाइट इमिटेड लाइट की वेवलेंथ को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, इस फार्मूले के मुताबिक। तो इसी फार्मूले के मुताबिक हमारे पास कुछ सीरीज़ अवेलेबल हैं, जो कि मैंने यहाँ पर भी जो है वो ड्रा किए हुए हैं। अब यहाँ से हमें जो है वो समझना है कि इन सीरीज़ का मतलब क्या है। तो सबसे पहले देखें, सबसे पहले हमारे पास सीरीज़ कौन सी है, लाइमन सीरीज़। तो लाइमन सीरीज़ को हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, लाइमन सीरीज़ का मतलब क्या है, इसकी ट्रांजिशन को अगर देखें तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे P की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर वाले शेल में से नीचे आता है तो वो फर्स्ट यानी कि ग्राउंड स्टेट तक आ सकता है। यानी कि देखें, ये दूसरे शेल से नीचे आया है, ये तीसरे शेल से, ये चौथे शेल से, इस तरह किसी भी शेल से। अब नीचे इसकी लास्ट जो लिमिट है वो कहाँ तक आता है, वो फर्स्ट शेल तक आता है। इसका मतलब P की जो वैल्यू बनती है वो कितनी बनती है, 1। और बाकी ये जो है वो दूसरे शेल से आ रहा है, तीसरे से आ रहा है, चौथे से आ रहा है। तो इस तरह जो है वो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है n की। तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, अकॉर्डिंग टू लाइमन सीरीज़ 2 से, यानी कि दूसरे शेल जो शेल है दूसरे शेल से भी आ सकता है, तीसरे से भी आ सकता है, चौथे से भी आ सकता है। तो इस तरह हमारे पास n की वैल्यू जो है वो कितनी बन जाती है, 2, 3, 4 और so on। तो इस तरह हमें जो है वो एक सीरीज़ मिल जाती है, जिसको हम क्या नाम, जिसको जो है वो किसने फाइंड किया, लाइमन ने। तो उसका नाम जो है वो क्या पड़ा, लाइमन सीरीज़। अच्छा, इस सीरीज़ के जो रीजन की अगर बात करें तो ये रीजन कौन सा बनता है, अल्ट्रा वायलेट। यानी कि यहाँ पे हमें जो लाइट मिलेगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलेंगी वो किस तरह की होंगी, उनकी फ्रीक्वेंसी के हवाले से देखेंगे तो वो कौन सी लाइट होगी, अल्ट्रा वायलेट लाइट होगी। अच्छा, उसके बाद दूसरी सीरीज़ जो है वो कौन सी है, बाल्मर। अब बाल्मर सीरीज़ को जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था इस फार्मूले के मुताबिक कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से आकर कहाँ तक पहुँचता है, दूसरे शेल तक। तो इसका मतलब यहाँ पे P की जो वैल्यू है क्या बनती है, 2 बनती है। अब अगर n की वैल्यू की बात कर लें तो 3 से स्टार्ट होती है। यानी कि अगर दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन फॉल होता है तो वो तीसरे से आ सकता है, चौथे से, पाँचवें से या छठे से। इस तरह किसी भी जो है वो शेल से वो इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल तक आ सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे जो है वो P की वैल्यू जो है कितनी रखते हैं, 2, और n की वैल्यू कितनी है, 3 से स्टार्ट होती है, फिर वो अनलिमिटेड है। तो इस तरह ये हमें जो है वो बाल्मर सीरीज़ मिल जाती है। अब अगर बाल्मर सीरीज़ के रीजन की बात करें
तो ये कौन सा रीजन है, विजिबल लाइट, यानी कि यहाँ पे हमें जो लाइट मिलती है वो कौन सी लाइट है, विजिबल। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड है, थर्ड क्या है, पास्चन सीरीज़, जो कि 1908 में दी गई। तो ये हमारे पास बनती है, ये कौन सी सीरीज़ बनती है, लाइमन सीरीज़। ये दूसरी सीरीज़ कौन सी है, बाल्मर। अब थर्ड जो है वो पास्चन सीरीज़, ये वाली सीरीज़ जो है वो कौन सी है, पास्चन सीरीज़। या अब इसके अंदर जो चेंजिंग है वो कौन सी है कि यहाँ पे P की जो वैल्यू है वो 3 है, यानी कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल तक आता है। अब ये N की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि N की वैल्यू बनती है P+1, यानी कि P की वैल्यू में हम 1 प्लस करें 4 बनता है, 2 प्लस करें 5 बनता है। इस तरह हमारे पास जो N की वैल्यू 4, 5, 6 ये एक सीरीज़ बन जाती है जिसको हम पास्चन सीरीज़ कहते हैं। और यहाँ पे रीजन की अगर बात करें तो कौन सा रीजन बनता है, इंफ्रारेड। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास चौथी सीरीज़ है वो कौन सी सीरीज़ है, वो हमारे पास है ब्रैकेट सीरीज़। अब ब्रैकेट सीरीज़ के अंदर क्या है, वही सेम जो है वो चीज़, यानी कि यहाँ पे देखें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से शेल तक आता है, ये हमने जो है वो चौथा नंबर शेल बनाया हुआ है। तो ये कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर चौथे शेल तक आता है कहीं से भी, तो वहाँ पे हमें एक सीरीज़ मिलती है जिसको हमने जो है वो नाम दिया हुआ है कौन सा, ब्रैकेट सीरीज़ का। तो यहाँ पे P की जो वैल्यू बनती है वो क्या बनती है, 4, और इस तरह N की वैल्यू जो बनेगी वो 4 से जो है वो +1 करते जाएँ, +2, +3, तो 5, 6, 7 इस तरह हमें जो है एक वैल्यू मिलती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो 5वीं नंबर सीरीज़ है वो कौन सी सीरीज़ है, पी फंड सीरीज़। अब पी फंड सीरीज़ का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स फॉल होते हैं वो कहाँ से लेकर कहाँ तक फॉल होते हैं, वो फॉल होते हैं यहाँ किसी भी शेल से, कौन से नंबर शेल तक, ये वाला शेल है जो कि कौन सा नंबर शेल है, शेल नंबर 5। तो 5वें नंबर शेल तक जो है वो फॉल होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे P की वैल्यू जो है वो कितनी बनती है, 5। अब अगर N की वैल्यू की बात कर लें तो वो क्या बनेगी, 5 + 1, 5 + 2, यानी कि 6, 7, 8। तो इस तरह हमें जो है वो N की वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ पे जो है वो हम अगर रीजन की बात करें तो ये भी जो है वो सेम रीजन बनता है जिस तरह ब्रैकेट सीरीज़ के अंदर बना कौन सा, फार इंफ्रारेड। तो इस तरह ये हमें जो है वो 5 अलग अलग सीरीज़ मिल जाती हैं। एक बात और जो है वो देखते चलें कि ये हमारे पास फार्मूला, यानी कि इसी रायबर्ग फार्मूले को अगर हम जो है वो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स के अंदर डिफ़ाइन करें, फ्रीक्वेंसी के हवाले से अगर इसको हम लिखें तो ये इस तरह बनता है। तो ये किस तरह, इस तरह कैसे बना, देखें अगर किसी को समझ में नहीं आया तो, जैसा हमारे पास वेलोसिटी किसके बराबर होती है, एफ लैम्डा के, वेलोसिटी जो है वो एफ लैम्डा के बराबर है। तो यहाँ पे जो है वो v की जगह पे अगर हम c लिखें, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, तो ये एफ लैम्डा बनता है। अब वैसे ही जो है वो इसको अगर यूँ जो है वो इस तरह चेंज करके लिखें तो ये क्या बनेगा, यानी कि लैम्डा = किसके बराबर होगा, c/f के। तो 1/लैम्डा जो है वो किसके बराबर होगा, f/c। तो 1/लैम्डा की जगह ये देखें 1/लैम्डा है तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है f/c। अब ये अपान में c डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जो है वो f बचा। इस तरह हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर इसको डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं। तो हमें जो है वो इनकी फ्रीक्वेंसी या फिर अगर वेवलेंथ फाइंड करनी है तो इस तरह हम जो है वो इनको लिखेंगे, ताकि हमें जो है वो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो भी फाइंड करना है वो मिल सकता है। लेकिन एक बात याद रहे कि यहाँ पे जो हम अलग अलग सीरीज़ ले रहे हैं तो वो किसके हिसाब से, वो शेल के हिसाब से ले रहे हैं कि कौन से वाले शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फॉल होते हैं, उस हवाले से हमें जो है वो डिफरेंट टाइप के सीरीज़ मिलते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम के कुछ हाइड्रोजन का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमने लिया था तो उसकी जो है वो अलग अलग सीरीज़ बनती हैं, अलग अलग रीजन बनते हैं। तो इस तरह हमारा पूरा जो है वो टॉपिक बन जाता है कौन सा, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि यहाँ पे हम जो एटम ले रहे हैं वो कौन सा एटम ले रहे हैं, हाइड्रोजन का एटम। तो ये हमारा जो है वो टॉपिक बनता है टॉपिक 8.1 द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम।